अच्छा, तो हमारे इरेक्शन के बाद मुकम्मल होने के बाद अब हम इजैकुलेशंस के ऊपर चल रहे हैं। और इजैकुलेशन के अंदर कुछ काम, अब यहाँ से कुछ चीज़ों का अमल ख़त्म होगा और यहाँ पर दोबारा शुरू होगा। यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर, क्योंकि क्लाइमेक्स में पहुँचने के बाद ज़ाहिर बात है इन्ज़ाल का अमल तभी होगा जब एक मखसूस थ्रेशोल्ड पे मामला पहुँच जाएगा। तो उस अमल के मुकम्मल होने के बाद हमारे कॉर्टेक्स से मुख्तलिफ़ किस्म के असब निकलती हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इस कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है? अब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने लाजमी जा करके इस सिस्टम को ऑफ भी करना है, इनहिबिट भी करना है। कौन से? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। जब वो इनहिबिट करेगा तो मज़ीद वो आगे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। जब वो मज़ीद किसी और चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं कर रहा तो उसका असर रसूख ख़त्म हो गया, उसका अमल अब ख़त्म हो गया और अब उसकी जगह पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम शुरू करना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स दिमाग में से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं? T12 से L2 तक। T12 से L2 का जो सिस्टम है वो कौन सा है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और जब हम स्पाइनल कॉर्ड्स और दीगर दिमाग के रस्वी निज़ाम पे हम बात इंशाल्लाह इस पे प्रॉपर करने वाले हैं, हुक्म रसां और ख़बर रसां असाब के ऊपर, तो वहाँ पर मज़ीद इसको हम टच करेंगे। और कुछ इसका हिस्सा हम जब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम पे बात करेंगे मज़ीद, तो उस पर भी हम इस बात को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर T12 से L2 पर इस फाइबर्स ने पहुंच करके और यहाँ से अपने आगे मज़ीद अहकामात को आगे भेजना है। उसके लिए इन्होंने किसको इस्तेमाल करना है? इन्फेरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन को। गैंग्लियंस भी एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, क्योंकि बहुत सारे जो नर्व फाइबर होते हैं वो डायरेक्ट किसी जगह नहीं पहुँचते, बल्कि वो पहले किसी गैंग्लिया तक पहुँचते हैं और फिर गैंग्लिया से मज़ीद उसके जो फाइबर्स निकल करके और वो अपने मखसूस ऑर्गन तक जा करके अपने रिसेप्टर से अटैच होकर के अपना अमल मुकम्मल कराते हैं। अब यहाँ पर इस गैंग्लियाज ने कैसे काम करना होता है? गैंग्लिया से पहले जो होती है नर्व वो कौन सी होगी? वो प्री कहलाएगी। उसकी नर्व के नाम के साथ प्री का लफ्ज़ लगा देंगे और उससे आगे की तरफ जा रही होगी वो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व होगी। ठीक है ना? तो ये इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब इससे आगे की जो नर्व सिस्टम है, अब ये इसने सबसे पहले क्या काम किया? सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट किया। ज़ाहिर है वो इसी के अंदर हो रहा है, लेकिन हम यहाँ सिस्टम को बनाया, हम यहाँ निशानी बता रहे हैं। अब इसने एक तो उसको इनहिबिट किया, दूसरे सिस्टम को अब ऑन करने के लिए इस सिस्टम से मुतालिक अब उसके साथ इसका अटैचमेंट चल रहा है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने क्या करना है। सबसे पहले उसने एपिडाइडमिस, क्यों एपिडाइडमिस? एपिडाइडमिस पे चलने से पहले ये आप लोग समझते हैं ये क्या चीज़ है? स्कॉटम। दो है, मर्द की बात हो रही है, इससे मेल जेनिटल एरियाज की बात हो रही है, क्योंकि इससे में स्पर्म प्रोडक्शन होती है ना। अब इस सारे होल मकसद का, इस सारे सिस्टम का मकसद क्या था? क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव में जब एक नस्ल ने आगे बढ़ना है, अपनी मिसल और आगे पैदा करने हैं, तो उसके लिए उसका तुखम भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर तुखम क्या होता है? स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म ने प्रोड्यूस कहाँ होना है? इस सिस्टम में। इस सिस्टम में जो दो किस्म के यहाँ पर ख़ास तौर पे सेल्स मौजूद होते हैं, इसकी तफसील तो हम जब हम पूरे स्पर्म की प्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ अलग से मुकम्मल तौर पे इसको इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग लेडिंग सेल्स और सेटोली सेल्स, दो किस्म के सेल्स हैं। लेडिंग सेल्स क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन्स पैदा करने का सबब बनते हैं, और सेटोली सेल्स क्या करते हैं? इसके इतराफ़ के अंदर मौजूद हैं और ये क्या करते हैं? इस इब्तदाई पैदा हुए हुए जो अभी इमेच्योर स्पर्म जो बन गए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, उसको नरिशमेंट, ग़िज़ा वो देनी है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस हिस्से के अंदर ये ब्लू कलर में मुख्तलिफ़ किस्म के, ये स्कॉटम के अंदर, खसिये के अंदर ये दो होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ ये ब्लू रंग के लोब्यूल्स बने हुए हैं मुख्तलिफ़। ये यू शेप तकरीबन टाइप के होते हैं। ये फी साइड पे तकरीबन 250 से 290 के लगभग होते हैं। हमने तो यहाँ समझने समझाने के लिए ज़रा चौड़ा चौड़ा खुला खुला करके ज़रा फैला करके बात की है, वरना ये कंप्रेस्ड सिस्टम है। ठीक है ना, सब साथी समझ रहे हैं इसको। तो ये हमने चंद लोब्यूल्स यहाँ पर हमने बनाए, वरना आमतौर पे 250 से 290, बास के 300 भी हो सकते हैं, करीब पहुँच जाए, लेकिन ये आमतौर पे इस तरह से बिल्कुल टाइटली जॉइंट ये एक दूसरे के साथ लोब्यूल्स बने हुए होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर मज़ीद आप देख रहे हैं कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है इसके अंदर ना, छोटा छोटा सा, और ये एक बिल्कुल बल खाती हुई आप देख रहे हैं। तो ये ट्यूब्स बड़े टाइटली इसके अंदर फी साइड पे बड़ी लगी हुई होती हैं, और ये तकरीबन
एक साइड पे 800 के लगभग तक हो सकती हैं, ठीक है, इसके करीब करीब 800, हम एक एवरेज पॉइंट पे बात कर रहे हैं 800 पे। अब इसके अंदर आप देखें इसको पहले तो क्या करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ST हमने यहाँ ST से बताया, मनवी नाली, यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पर स्पर्म ने पैदा होना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये आपने देख लिया कि ये क्या चीज़ है, हमारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब चूंकि टेस्टिकल्स के अंदर लोब्यूल्स हैं इसलिए टेस्टिकुलर है, हमारे जिगर में भी लोब्यूल्स होते हैं, हमारे पेंक्रियाज में भी लोब्यूल्स होते हैं, तो वो अपने आज़ा के नाम के साथ उसका नाम ऐड लगा दिया जाता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ के कौन से लोब्यूल की बात हो रही है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म पैदा होते हैं, अब ये मैच्योर हैं और ये पैदा होने के बाद इनको सेटोली सेल्स नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अपनी छोटी मोटी ग़िज़ाई चीज़ें खाते हुए ये सारे कहाँ जमा हो रहे हैं, ये एपिडाइडमस के अंदर जमा हो रहे हैं। ये एपिडाइडमस क्या है, यहाँ पर इनके दो काम होने हैं एपिडाइडमस के अंदर। पहला काम क्या होना है, यहाँ पर स्टोर होना है, ये यहाँ स्टोर भी हो रहे हैं और मिच्योर भी हो रहे हैं। अब यहाँ से इसकी मिच्योरिटी कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर से एपिडाइडमस के अंदर, और ये स्टोर पॉइंट भी है। स्टोर पॉइंट इसका इसलिए है कि अभी इसने यहाँ पर जमा होकर रुकना है और जब इसको मजीद हुक्म मिलेगा तो इसने आगे जा करके ज्यूकुलेटरी डक्ट के ज़रिए से खारिज होना है, ठीक है। तो अभी ये एपिडाइडमस है, हम यहाँ पर सिस्टम पे बात कर रहे थे, अभी रोका है, थोड़ा सा इसका तारुफ कर लेते हैं तो ये समझने में आसानी होगी इजैकुलेशन का सिस्टम। एपिडाइडमस में स्टोर होने के बाद आगे देखते हैं कि लंबी एक और ट्यूब है, वास डेफरेंस इसको कहते हैं। ये यहाँ से तकरीबन सीधी, ये तो बल खाती हुई कंप्रेस्ड हालत में होती हैं, लेकिन ये तकरीबन सीधी और ये ऊपर बुलंदी से होती हुई वापस आती है। तो ये कौन सी एक लंबी ट्यूब है, इसका नाम क्या है, वास डेफरेंस। हमने अपनी इस छोटी छोटी निशानियों को जगह बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, जिसकी तफसील यहाँ पर भी हमने कुछ दे दी हुई है और बाकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको फुल फॉर्म में नाम नज़र आ रहे होंगे। तो वास डेफरेंस के अंदर पहुँचने के बाद यहाँ पर स्पर्म्स ये सफ़र करेंगे अपना, और ये कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर। ये क्या है, SV से हमने इसको जाहिर किया है, सेमाइनल वेजिकल। ये क्या है, सेमाइनल या सेमिनल वेजिकल, ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है। अब इसका गुदुद से वास्ता पड़ गया है, कौन सा गुदुद है, गुदुद है नाकला, क्योंकि इसमें जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो उसने खारिज होनी है। तो इसके अंदर क्या पैदा होता है, इसके अंदर वो चीज़ पैदा होती है जो तकरीबन 60% सीमन का हिस्सा है, 60%। ये वो फ्लूइड है जो इस स्पर्म के साथ मिलेगा और स्पर्म के साथ सफ़र करेगा, उसको खुराक भी देगा और इसके अखराज के बाद 6-7 दिन तक उसको नरिश करने का सबब बन सकता है। ये आमतौर पे 5-6 दिन 7 दिन इसको नरिशमेंट मिलती रहती है अगर वो ज़िंदा रहते हैं। मखसूस हालात के अंदर वो जल्दी मर भी जाते हैं स्पर्म खारिज होने के बाद। तो ये क्या चीज़ है, फ्रक्टोज। मीठा हर एक को पसंद है, ये भी मीठा मीठा लेकर के निकलते हैं साथ। तो फ्रक्टोज की पैदाइश कहाँ से हो रही है, SV। कौन सा गुदुद है, सेमाइनल वेजिकल, ये इसके साथ शामिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, ब्लैडर। ब्लैडर में क्या जमा होता है, पेशाब। इसके साथ नीचे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, गुद्दा मज़ी, ठीक है। इसने भी अपना फ्लूइड पैदा करना है, वो भी इसके साथ शामिल करना है सीमेन के साथ। और ये आगे कॉमन यूरिथ्रल ट्रैक्ट है जिसके अंदर इस वक्त ये अमल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये अमल कैसे डिस्कनेक्ट होगा, ये दो चीज़ें क्या बताई जा रही हैं यहाँ पर, ये मसल्स हैं। इन मसल्स ने क्या करना है, इंटीरियर यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इंटीरियर यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसने क्या काम करना है, इसने इस सिस्टम से आके अटैच होने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देना। अभी हम क्लोज करेंगे, इसने इसको क्लोज कर देना ताकि ब्लैडर में मौजूद यूरिन यहाँ पर इसके साथ खारिज ना हो सके। और यहाँ पर ये कौन सा मसल है हमारा, ये हमारा गैर इरादी है, लेकिन इसके आगे ये प्रोस्टेट से आगे यहाँ पर इस लाइन में यहाँ पर जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो मौजूद है, ये क्या करते हैं, ये हमारे इरादी उज़लात के साथ, इरादी सिस्टम के साथ अटैच होकर के चलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो सकते हैं बवक्त ज़रूरत। हम इंशाल्लाह यूरिन के अंदर इसको भी पढ़ते जाएंगे, या किसी वक्त हमें इमरजेंसी हालात होती है और हम चाहते हैं कि अभी यूरिन पास ना हो, हमें अभी होल्ड करना है, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम हमारा एक्सटर्नल यूरिथ्रल का ये हमें काम देता है।
अच्छा, इसके आगे ये एजुकुलेटरी डक्ट है और इसके आगे मज़ीद भी ग्लैंड्स हैं जो भी हम इसके साथ साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि मिसाल के तौर पे यहाँ से ये नर्व आई और इसने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया और इसको एक्टिवेट कर दिया अपने रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर कई जगहों पे लगे होंगे, लेकिन हमने समझने समझाने के लिए एक रिसेप्टर को लगाया है। और यहाँ पर इसने एपिडाइडमस को हरकत में लिया है, तहरीक में लिया है। एपिडाइडमस जो कि क्या था, स्टोर था हमारा। तो इस नर्व का जो काम है वो क्या है, ये जो रिसेप्टर है इस रिसेप्टर का नाम होता है GS रिसेप्टर। अभी हम जितने ये ग्रीन मार्क हमने लगाए हैं ये कौन से रिसेप्टर हैं हमारे, GS, यहाँ लिखते हैं GS रिसेप्टर्स। GS रिसेप्टर का अपना एक मखसूस काम है। GS रिसेप्टर जहाँ पर भी लगे होंगे और जब उसको असबी निज़ाम से तहरीक दी जाएगी तो इन्होंने एक मखसूस स्क्वेजिंग का, दबने दबाने का अमल, सुकेड़ का अमल करना होता है। यानी अपने अंदर मौजूद एक ट्यूब है, लेट सपोज एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर वो नीचे से एक साइड से दबाना शुरू करेंगे, फिर आगे दबाएंगे, फिर आगे दबाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि उस ट्यूब में, जैसे हमारी टूथपेस्ट की ट्यूब होती है और उसमें हम नीचे से उसको दबाते जाते हैं, उसमें मौजूद जो मवाद होता है, जो ट्यूब के अंदर क्रीम होती है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर दबाव का अमल एक साइड से शुरू हो जाता है और इसके अंदर मौजूद स्पर्म उस दबाव की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, सरकने लग जाते हैं और ये क्या होता है, अपनी अगली मंजिल की तरफ जाते हैं। अगली मंजिल कौन सी है, वास डेफरेंस। अच्छा, इधर से इसने इसको धकेल दिया, यहाँ से तो ये आ करके यहाँ पर से मौजूद अपनी जगह पे कॉमन पे जमा हुए और रेटिटेस्टिस यहाँ से इज्तिमा होकर के और एपिडाइडमिस में पहुँचे। एपिडाइडमिस में अब ये वास डेफरेंस के अंदर इस अमल के नतीजे में पहुँचे। इससे पहले ये वास डेफरेंस में दाखिल नहीं थे। अब वास डेफरेंस से अपना ये एक लंबी लाइन है जिसमें से ये सफ़र अपना शुरू करते हुए अब ये कहाँ पहुँचेंगे, इस कॉमन पॉइंट पे जो कि सेमिनिफेरस वेजिकल के पास है। सेमिनिफेरस वेजिकल पर भी आप देख रहे हैं एक GS रिसेप्टर मौजूद है। इस GS रिसेप्टर से भी एक यहाँ पर से एक फाइबर आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसको जब ये तहरीक में लेकर के आएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर भी चूंकि GS रिसेप्टर है, GS रिसेप्टर जहाँ पर भी लगे होंगे उसने वहाँ के मसल्स में, उज़लात के अंदर क्या करना है, सुकेड़ पैदा करनी है, उसके अंदर एक ट्यूब की तरह का दबाव पैदा करना है। तो इसके अंदर भी कोई मवाद है उसकी भी ज़रूरत है क्योंकि स्पर्म तो यहाँ से आया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अभी हमने बात की ना, फ्रक्टोज बनना है ना, सेमिनल फ्लूइड जिसको कहते हैं, फ्रक्टोज मीठा मीठा। तो ये 60% मवाद होता है इस स्पर्म के साथ, इसके साथ इसने यहाँ शामिल होना है। तो इसने जब ऐसे दबाव डालेगा और पीछे से भी उसका दबाव आ रहा है तो इसमें मौजूद लिक्विड क्या होगा, ये यहाँ से दब करके इसके अंदर आ जाएगा ना लाइन के अंदर। तो ये लाइन के अंदर इसके साथ शामिल हो गया। अब ये शामिल हो करके प्रोस्टेट में से गुजर करके ये लाइन आगे आ रही है। तो यहाँ पर ब्लैडर पे भी एक GS रिसेप्टर मौजूद है, इसने भी इसको दबाव के तहत बंद कर देना है। तो इसने भी क्या करना है, एक दबाव के तहत इसको अटैच्ड होकर के इसको बंद कर देना है। अब इसको बंद कर दिया हुआ है तो क्या है कि यहाँ से क्या पेशाब इसके अंदर शामिल होगा, अगर पेशाब इसके अंदर शामिल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि स्पर्म अल्कलाइन माहौल को पसंद करते हैं, वो एसिडिक माहौल को पसंद नहीं करते। लिहाजा अगर ये एसिडिक उसके अंदर शामिल हो रहा है तो स्पर्म को यहीं से ही फारिग करना शुरू कर देगा। आगे जा कर के तो फारिग होना ही है, लेकिन यहाँ से ही स्पर्म की तादाद को भी और दीगर चीज़ों को कम होगा। और जब हम मरीज़ को देख रहे होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल को देख रहे होते हैं, यूरिथ्रा के ब्लैडर के मसाइल को हम देख रहे होते हैं, तो हमें इन उज़लाती निज़ाम पे इसीलिए तो हमें बड़ा गौर करना है कि मरीज़ की नब्ज़ और कारोबार से देखना है कि इसके एक्चुअल किस निज़ाम पे हमें दवाई देनी है। और जब हम उस निज़ाम को अच्छी तरह डायग्नोस करके दवाई देते हैं तो एग्जैक्ट हम पिन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और मरीज़ फ़ौरन ठीक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंटीरियर यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो लगे हुए हैं, इस स्फिंक्टर ने क्या किया, यहाँ से इसको रास्ते को पूरे को ब्लॉक कर दिया हुआ है। ये सारा अमल एक साथ तरतीब के साथ चल रहा है। हम तो समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग बयान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अमल हो रहा है। और इसने क्या किया, दोनों ट्यूब को इस तरह से आपस में बंद कर दिया। जब इसको बंद कर दिया तो अब इसके अंदर से पेशाब नहीं आएगा जब तक ये दोबारा रिलैक्स मोड में ना चला जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आगे एक और मसल भी लगा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया था, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर,
ये भी एक मौजूद है। इसको ये क्या करेगा, ओपन रखेगा, क्योंकि इसके साथ जीएस रिसेप्टर लगा हुआ नहीं है। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सीमेन तो नहीं आ सकता। ये तो उस वक्त के लिए, इमरजेंसी के लिए है कि जब हमारे को कोई ऐसा स्पेस नहीं मिल रहा यूरिन पास करने के लिए, अभी हमने रोका हुआ है, तो उसके लिए है। इसी तरह स्फिंक्टर एक मकद के साथ भी लगे होते हैं, और वहाँ पर भी इरादी और गैर इरादी दोनों मसल्स मौजूद हैं। यहाँ पर भी इरादी और गैर इरादी दोनों मसल्स हमें दिए गए हैं। और गैर इरादी को हमने क्या बताया, 3 नंबर वाला, और इरादी वाला कौन सा है, 2 नंबर वाला, जो स्केलेटल मसल होता है। और जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, गैर इरादी। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, इरादी। तो यहाँ पर भी स्केलेटल मसल भी मौजूद है और सॉफ्ट टिश्यूज भी मौजूद है, ठीक है। इधर यहाँ पर ये बंद कर दिया गया। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो मौजूद है, इसने भी, जिसको गुद्दा मज़ी कहा जाता है, इसने मज़ी पैदा करनी है, इसने भी अपना एक फ्लूइड पैदा करना है। इस फ्लूइड के साथ शामिल होना है। सेमिनल फ्लूइड इसके साथ आया, स्पर्म इसके साथ आया, अब इसके साथ एक और फ्लूइड शामिल हुआ प्रोस्टेट से। अब ये प्रोस्टेट से जो चीज़ आई, ये क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है साथ साथ में, ये क्यों साथ शामिल हुई है। प्रोस्टेट से जो मज़ी शामिल होती है, इसमें सिट्रिक एसिड, जिंक, कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, इनके बड़े अहम मकासद होते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से प्रोड्यूस होकर आती हैं, इस गुद्दे से। ये भी इस गुदूद नाकला है। गुदूद नाकला के तहत इसने एक्सोक्राइन ग्लैंड के तहत अपना फेल अंजाम दिया। यहाँ भी एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना फेल अंजाम दे रहा है। और जब हम किसी मरीज़ को, जब सीमेन की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही होती और जब हम उसको ज़रूरत होती है कहीं तकवीत के लिए, उसके सीमेन को या स्पर्म को ताकत देने के लिए, ज़ाहिर है उसकी चीज़ें पूरी करनी है, वहाँ पर हम उसको जब लबूब कबीर टाइप की चीज़ें देते हैं, तो बेसिकली गुदूद नाकला के निज़ाम को, अगर वो बहुत अच्छे नुस्खे से बना हुआ हो, तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करती है। तो बस दोस्त पूछ रहे थे कि लबूब कबीर का इस्तेमाल, तो इस तरह की जगहों पे वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन रिज़ल्ट देता है। और भी जगहों पे देता है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पे गुदूद नाकला के इस निज़ाम को बहुत अच्छा करता है और इनको इनके मतलब की चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। जब इनको मतलब की चीज़ें मिलेंगी तो वो अपना आगे जा करके अमल करेंगी और ताकत पकड़ करके रिज़ल्ट देंगी। अब यहाँ पर भी ये अमल आगे की तरफ बढ़ रहा है, सही है। अब ये कॉमन यूरिथ्रल ट्रैक के अंदर आ गया, CUT, कॉमन यूरिथ्रल ट्रैक के अंदर अब ये सीमेन आ गया और वो स्क्वीजिंग का अमल चल रहा है साथ साथ में। स्क्वीजिंग का अमल कहाँ से चल रहा है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के तहत हमारा वो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, वो भी आगे चल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर भी हम एक लगा देते हैं सिस्टम ग्रीन से, कि यहाँ पर भी अमल जारी है और यहाँ पर भी अमल हुआ था स्क्वीजिंग का, ये भी हम दोबारा ये निशान लगा देते हैं। तो ये स्क्वीजिंग का अमल वास डेफरेंस से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से प्रोस्टेट से भी क्लियर होकर के यहाँ से इसने फ्रक्टोज अपनी नरिशमेंट ले ली, जो कि आगे 5-6 दिन इसको काम करेगी। मज़ीद काम की चीज़ें इसको जिंक, कैल्शियम, फास्फेट वगैरह यहाँ से मज़ीद इसको मिल गया। अब ये बिल्कुल ताकतवर, ज़बरदस्त, एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो ताकतवर होने चाहिए स्पर्म, वो तैयार होकर के यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद, अभी ये यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से जो इरेक्शन के बाद इजैकुलेशन की जो तैयारी हुई है, इसने यहाँ से एक मखसूस अमल से बाहर निकलना है। ऐसे तो नहीं निकल जाना कि एकदम जैसे यूरिन पास हो रहा होता है तो यूरिन बिल्कुल एक थ्रू धार की तरह निकल गया तो निकल जाए, नहीं। इसने एक मखसूस एक अमल के ज़रिए से ऑर्गेज़म मुकम्मल होना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक और गुदुद भी मौजूद है पहले, वो कौन सा है, गुद्दा वदी। ये बल्बो यूरिथ्रल और कापर्स ग्लैंड हमने जो उसमें पढ़ा था गुद्दे नाकला के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने ये बात की थी कि गुद्दा वदी मौजूद है, कापर्स ग्लैंड मौजूद है। इसने क्या करना है, इससे पहले, इससे चूँकि यूरिन पास होता रहा है, तो इसके अंदर ये सब अमल तकमील होने से पहले इसने अपना फ्लूइड अंदर जारी कर देना है, जो इसको एक तो लुब्रिकेंट करेगा ताकि ये जो सीमेन आ रहा है ये इसके अंदर प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो सके, और दूसरा इसके अंदर जो एसिडिक कोई एनवायरनमेंट रह गया है, कोई एसिडिक पार्टिकल, कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो सीमेन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको वो पहले से ही ये क्लियर कर देगा। समझ रहे नहीं बात, कि वो यहाँ पर कौन करेगा, बल्बो यूरिथ्रल या कापर्स ग्लैंड, जिसको गुद्दा वदी भी कहा जाता है। तो ये वदी का खराज कर लेता है यहाँ पर। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी, मरीज़ भी आते हैं कि जी वो यूरिन पास करते वक्त बहुत सारा लिक्विड सा खारिज हो रहा होता है, या बाज़ लोग कहते हैं कि कोई ख्याल आ जाए, टच हो जाए, कपड़ा टच हो जाए, तो वो एग्जीक्यूट का अमल शुरू हो जाता है। तो ग्लांस पे जब वो चीज़ टच होती है तो एग्जीक्यूशन का यहाँ अमल करा रही है, लेकिन चूँकि उसके उज़लात में ताकत नहीं होती, इसलिए इरेक्शन का अमल तो नहीं हो रहा होता।
इरेक्शन का अमल मुकम्मल भी नहीं हो पा रहा होता, लेकिन ये छेड़छाड़ के नतीजे में इस तरह के गुदूद हरकत में ज़रूर आ जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का कुछ ना कुछ उसको असर मिल जाता है और वो सिंपैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश में वो क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम ऑन होकर के उसमें से लिक्विड बहना शुरू हो जाता है। वहाँ पर हम गुदूद को दुरुस्त करने का काम जब हम करेंगे तो गुदूद की दवाई देंगे इंशाल्लाह जान करके उसकी तहरीक के मुताबिक, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहीं उजलाती दवाई ने काम करना है कि गुदूद की, तो यहाँ पर इस गुदूद ने एक काम तो ये किया कि पहले इसके लिए एक माहौल बना लिया, जगह बना ली, ठीक है। दूसरा काम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बल्बो स्पॉन्जियज़म के नाम से एक और मसल मौजूद है। यहाँ पर ये भी दोनों साइड पे मौजूद है, जैसे ये मौजूद है, ये बल्बो स्पॉन्जियज़म एक मसल है, इस पर भी एक रिसेप्टर मौजूद है, जीएस रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे भी इसने आ करके अपना अमल करना है, और जब इसने आ करके अपना अमल करना है तो इसने एक्टिवेट होने के बाद, चूँकि ये यहाँ का चौकीदार है, गेट कीपर है, यहाँ पर से हो करके ही इस सीमेंट को गुजरना है। अगर ये डल हो गया होगा, कमज़ोर हो गया होगा और ये बीमार होगा, अपने मुताल्लिका फ़ेल को सही अंजाम नहीं दे सकता होगा, तो ये सही गेट कीपिंग नहीं कर पाएगा। और अगर ये सही काम करेगा तो ये अपना काम अच्छी तरह से कर देगा। और आम तौर पे चौकीदार या गेट कीपर वगैरह होते हैं, उनके पास गन्स होती हैं, गन्स फायर करने के लिए होती हैं, और फायर आप देखते हैं कि कैसे ज़बरदस्त एकदम झटके से फायर होता है। तो यहाँ पर जो सीमेंट आया है, इसने एक झटके से फायर होना है, बाहर आना है। तो इस झटके से वक्फे से इसने क्या करना है, तो एक मरतबा सुकड़ना है, फिर रिलीज़ करना है, फिर सुकड़ना है। जब सुकड़ेगा तो मवाद को आगे फेंकेगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर उसने सुकड़ना है, फिर फायर करना है। तो जितना ये ताकतवर होगा उस अच्छे तरीके से ये सीमेंट को बाहर झटके के साथ फायर करेगा, जिससे एक ऑर्गेज़म का लज्जत और सुरूर जो आता है इंज़ाल के वक्त का, वो भी हासिल होता है, वो इसकी मेहरबानी से होता है तकमील के वक्त। और इसी ने ही सीमेंट का इस तरीके से खराज करना है कि वो ज़्यादा ज़ोर से धकेल करके अंदर रहम में भी अच्छी तरह आगे तक पहुंच जाए, ताकि वो ज़्यादा जल्दी फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए से अपना सफ़र उसका कम हो जाए, उसको आगे बढ़ने का सफ़र कम हो जाए, और वो जल्दी से फेलोपियन ट्यूब में जा करके कंसीव का सबब बन सके। तो ये सब चीज़ें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुआवनत का काम करती हैं और एक के बाद एक फ़वाइद से भरपूर हैं। और हमें हर चीज़ के उसके फ़ेल का, उसके निज़ाम का इल्म होना चाहिए, ताकि उसकी ख़राबी आए तो हमें फ़ौरन जहन में आ जाए कि ये फ़लाँ जगह पे ख़राबी है, और वो चीज़ किसके साथ वाबस्ता है, उसके साथ के सिस्टम को जब हम दुरुस्त करेंगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अब इसने इस अमल को तकमील कराया, और जब ये अमल तकमील कराया तो अब क्या होगा, अब जब ये अमल जिस मकसद के लिए इंतशार कायम हुआ था, वो एजुकेशन अब मुकम्मल हो गया, अखराज का अमल मुकम्मल हो गया, ये सारी लाइनें खाली हो गई। अब इन सब ने रिवर्स अमल होना है। सबसे पहले इसने रिवर्स अमल होना है। इसके अंदर जो सख्ती और इंतशार था, यहाँ पर जो मसल्स रिलैक्स हो गए थे और उन्होंने यहाँ पर इन वेन्स को बंद कर दिया था, अब ये वेन क्या होंगी, रिलैक्स होना शुरू होंगी। ये अमल नाइट्रिक ऑक्साइड का भी रुक जाएगा ताकि इस अमल को रोका जाए, और ये आर्जिनाइन की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। एसिटाइलकोलिन यहाँ पर पहले ही नहीं आ रहा क्योंकि इसको प्रोबिट कर दिया गया है, ये मज़ीद प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो क्या होगा, ये सारा अमल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले रिलैक्स था, इनलार्ज था, अब जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो इनके अंदर जो मौजूद खून था, ब्लड था जो वेजिकल्स के अंदर, वो क्या होगा, वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ड्रेन होता जाएगा ये फ़ौरन सुकड़ करके अपनी जगह पे आ जाएगा, और नॉर्मल हालत में इरेक्टाइल जो प्रॉब्लम है जिनको होती हैं उनको इसी निज़ाम के तहत हम समझते हैं, और जब रिलीज़ हो रहा होता है तब भी इसी निज़ाम के साथ समझते हैं। बाज़ लोगों को इस रिवर्स अमल या एजुकेशन के वक्त सख्त तकलीफ़ और दर्द का एहसास होता है, उस निज़ाम को भी हम यहाँ इंशाल्लाह मौलजात में जब बात कर रहे होंगे तो यहाँ समझेंगे साथ साथ। तो इन निज़ामों को समझें, ये रिलैक्स मोड में चला गया और ये सारा सिस्टम अब अपने मखसूस नॉर्मल कंडीशन की तरफ पहुँच गया। तो इन सब बातों से हम तकरीबन इरेक्शन और एजुकेशन के ऊपर, मौजू के ऊपर जो ज़रूरी बातें थीं वो भी हमने आसान से आसान तरीके से कोशिश की है समझने की। तो मर्दाना तौलीदी निज़ाम के बारे में जो ज़रूरी अहम बातें थी वो यहाँ हुई। कुछ हम बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़नाना तौलीदी निज़ाम की इसी से मुंसलिक की बातें करेंगे, ताकि दोनों, क्योंकि ज़नाना मामलात में भी तो अमराज आते हैं तबीबों के पास, तो उनको भी लिबिडो के मसाइल भी होते हैं उनके, और दर्द या तकलीफ़ का भी होता है मामला। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है इस अमल में, क्योंकि दोनों का एक मखसूस कंडीशन में होना ज़रूरी है। और जब ये मखसूस तबी हालत के अंदर होंगे तो रिप्रोडक्शन का अमल जारी हो सके
रुकेगा और तरतीब के साथ चलता रहेगा। और अगर दोनों में डिफेक्ट होंगे, दोनों में से किसी एक में कोई डिफेक्ट रह जाता है तो बेऔलादी का इलाज भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और दीगर जो रिज़ल्ट हम लाना चाहते हैं वो भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो इसके लिहाज से हमें इस निज़ामों को समझना है। कोशिश करें साथी कि इसको बार बार देखें, समझें, इस पर नोट्स बनाएं, और अगर कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके इस जो बात आपको ना समझ में आई हुई हो उसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करें। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम कुछ वीडियो एनिमेशंस और कुछ इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं। इस एनिमेशन के अंदर हम आपको बता रहे हैं एपिडेडमिस से आप देख रहे हैं ये किस तरह से स्पर्म ऊपर सीधी नाली के अंदर गए हैं और वास डेफरेंस से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले भी आपने देखा कि सेमिनल वेसिकल, वहाँ से उसने फ्लूइड अपना मिक्स किया, नीचे से इसके अंदर फ्रक्टोज की मिक्सिंग हुई स्पर्म के अंदर, और साथ प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना प्रोडक्ट को उसके साथ ऐड किया, और फिर ये यूरिथ्रा से होते हुए स्पर्म देखें किस तरीके से ये बाहर इजुकुलेट हो रहे हैं। और उससे पहले आपने देखा कि किस तरह लिक्विड ने आकर के इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट को ख़त्म करने के लिए यूरिथ्रा को तर किया था, और ये स्पर्म देखें बाहर इजुकुलेट आराम से हो रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स ने काम करना है। मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स पे देखें नर्व पहुंच रही हैं, और वो नर्व पहुंच करके इसमें देख लें थर्ड नर्व भी दिखाई दे रही है, 7th भी है, 9th भी है, 10th भी है, जिसको वेगस नर्व भी कहते हैं। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्टिवेट करने का काम कर रही है और उन्हें इस अमल के लिए तैयार करती है। पैरासिम्पैथेटिक का काम यही है। और नीचे पेल्विक रीजन के अंदर उसके नर्व भी मुख्तलिफ़ काम कर रही है, ब्लैडर पे भी जा रही है, और ये फ़ीमेल जेनिटल पार्ट्स की तरफ जा रही है। पेनिस का अंदरूनी पार्ट कॉर्पस स्पॉन्जियज़म दिखाया जा रहा है, ये भी आप देख लें। और इसके दरमियान ये गैप्स भी मौजूद हैं, और ये आप देख रहे हैं स्पॉन्जी यूरिथ्रा, इसको इंडिकेट किया जा रहा है जहाँ से पेशाब या सीमेन ने बाहर निकलना है। इसके मुख्तलिफ पार्ट देख लीजिए। ये कार्पोरा कैवर्नोसा इसको दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स में ब्लड फिल हो जाने के बाद फिर ये वरीदी निज़ाम को लॉक कर देती हैं, और इसके दरमियान के गैप्स जिसके दरमियान आर्टरीज़, और ये स्पॉन्जियज़म इसको इसके लिए कहते हैं कि ये स्पंज की तरह से होता है, आप ये देख रहे हैं। और ये डीप आर्टरीज़ इसके दोनों साइडों पे ये भी दिखाई गई हैं, जिसके अंदर से ब्लड आता है। ये देखें, ये S2, S3, S4 मॉडल में दिखाया गया। वेसोडाइलेशन का अमल इसी में होता है। ये पहले नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद जब ये इरेक्ट होने के बाद इस तस्वीर में दिखाया गया कि किस तरह से इरेक्ट होने के बाद इसकी पोजीशन और नॉर्मल पोजीशन लेफ़्ट हैंड पे फ्लैसिड। तो अभी आपने कुछ ये एनिमेटेड चीज़ें और कुछ इसके दीगर पार्ट्स वीडियो की शक्ल में वो हमने दिखाए, ताकि आपको हमारे स्क्रीन बोर्ड के अलावा और भी आसानी के साथ आपको इसके अंदरूनी फंक्शन और उनके काम करने का उसूल व ज़वाबित और उनका निज़ाम समझ में आ जाए।